देश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस कार्यक्रम को हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके साथ डिज़ाइन किया हुआ है और हमारी कोशिश होती है कि 360 डिग्री एंगल जो रियल एस्टेट्स के अंदर बनते हैं वो सब आपके सामने रख पाएँ। हम जाते हैं आउटडोर शूट्स पे तो वहाँ से बिल्डर के फ्लैट कैप्चर्स करके लेके आते हैं। कई बार बिल्डर्स के साथ बातचीत होती है, कई बार ब्रोकर के साथ बातचीत होती है, कई बार पॉलिसी मेकर्स के साथ भी बातचीत होती है। इस कार्यक्रम की खूबसूरती यही है कि हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना हो। हर बार आपको प्रोजेक्ट दिखाना ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे मुद्दे भी उठाना बहुत ज़रूरी है जो मेरे से आपसे भले सीधा सरोकार ना रखें, लेकिन एक ना एक दिन हमको हिट ज़रूर करते हैं। इसी कड़ी के अंदर आज भी हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखने का पूरा कोशिश की है। पहला, आप विंडोज़ में वो सारे टॉपिक्स को चेक करेंगे। अंसल एपीआई की मैनेजमेंट खतरे में है, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। अंसल एपीआई की सुशांत लॉक वाली सिटी जो लखनऊ के अंदर है वो खतरे में है। इंसॉल्वेंसी बाकायदा दायर कर दी है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा उनके लिए एफआईआर बोला कि कर दो इनके खिलाफ। तो ये पूरा माजरा क्या है समझने की कोशिश होगी। 7,000 से ज़्यादा लोग इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फंस गए हैं, उनके पैसों का क्या होगा। हमने सोचा इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, इस बात को हम उठाएंगे। इसलिए हमने रेरा के एडवोकेट वेंकट राव से अपील की। वो पहले भी इस मामले को देख चुके हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। वेंकट राव से हम ये समझेंगे कि आखिरकार ये अंसल एपीआई का पूरा माजरा क्या है, अब लोगों को क्या करना है और पैसे कैसे निकलेंगे। दूसरी विंडो देख पा रहे हैं आप नवी मुंबई की। नवी मुंबई में भी एक मामला खड़ा हो गया है और मामला ये है कि क्या नवी मुंबई की एयरपोर्ट के आसपास की जगह और एक्वायर हो सकती है कि नहीं हो सकती। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिस पे एयरपोर्ट के आसपास की जगह को लेकर क्वेश्चन खड़ा हो गया है। इस सब पे मेरे रिपोर्टर अंकुर आपको माफ कीजिए अनुराग आपको जानकारी देंगे और उनसे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। अगली विंडो जो आप देख पाएंगे उसमें एनारॉक का एक डाटा, एक रिपोर्ट आई है कि 7 बड़े शहरों ने जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए यानी कि जितनी भी यूनिट्स बिकी हैं देश में 42% उन्हीं के पास चली गई। देश भर में करीब 4.5 लाख प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे यानी कि यूनिट्स लॉन्च हुई थी, उसमें से 42% यूनिट इन 7 शहरों के पास है। कौन से शहर ने बाजी मारी, कहां पर अभी भी दम है, प्रॉपर्टी के दाम कहां बढ़ सकते हैं, इस एनारॉक की रिपोर्ट से हम आपके सामने रखेंगे। वाइस चेयरपर्सन हमारे साथ होंगे संतोष कुमार जी, उनसे होगी बातचीत। और लास्ट में, क्या मैसूर बेंगलुरु को रिप्लेस कर रहा है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे बना जिसने 1 घंटे की सिर्फ दूरी को कर दिया और 1 घंटा सहजता से आप किसी भी शहर में जा सकते हैं। तो क्या मैसूर बेंगलुरु को रिप्लेस कर रहा है, इस पर लेकर हम बातचीत करेंगे। बीसीडी ग्रुप के अश्विंदर हमारे साथ होंगे, उनसे पूरा मामला हम समझेंगे। तो सबसे पहले अंसल एपीआई वाले मैटर से ही करेंगे और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने रेरा एडवोकेट वेंकट राव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वेंकट सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा। पहला ये है कि जब ये सिटी बन रही थी सुशांत लोक की, लखनऊ वाली, जहाँ पे इंसॉल्वेंसी फाइल हुई है, 7,000 लोगों के पैसे फंस गए हैं। सिर्फ बयाने बयाने के पैसे बोलूँ तो 650 करोड़ रुपए फंस गया है। अब इसका क्या होगा। क्या रेगुलेटर्स नहीं था, क्या ये प्रोजेक्ट रेरा के साथ कनेक्टेड नहीं था, क्या सरकारों को समझ में नहीं आ रहा था, या क्या बैलेंस शीट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ऑडिट नहीं हो रही थी। ऐसे कैसे हो जाता है कि पैसा साइपन ऑफ हो जाता है और इंसॉल्वेंसी फाइल हो जाती है, फिर बेचारा इन्वेस्टर फंस जाता है। थैंक यू डिम्पी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि साइफनिंग ऑफ कैसे हो जाता है इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जान पाऊंगा। हाँ, जरूर ये बात है कि 7,000 लोग बायर्स फंसे हुए हैं और डेफिनेटली अगर ये क्रिप प्रोसेस में चला गया है तो बाकी और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी होंगे, कुछ बैंक्स भी हो सकता है इसमें फंडिंग की होगी इन प्रोजेक्टों पे। और जहां तक मुझे पता है कि एक काफी लार्ज टाउनशिप है जो ये शशांत लोक सिटी, और उसमें इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मोर देन 90 प्रोजेक्ट्स तो ये रेरा में ही रजिस्टर्ड थे। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट होगा, कोई कमर्शियल भी हो सकता है, कोई रेजिडेंशियल यूनिट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। अब आप कहें कि इसमें कैसे डिफिकल्टी आई है, आई एम श्योर ओवर द पीरियड काफी रियल एस्टेट कंपनीज अपने आप को काफी हद तक ओवर एक्सपोज कर चुके थे। यानी कि पैसा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आया है और क्योंकि प्रोजेक्ट्स उस तरीके से हीटेड थी और काफी पुराना ये टाउनशिप डेवलपमेंट है, तो कहीं और पैसा लैंड एक्विजिशन में लग गया और कहीं का एक्स प्रोजेक्ट का वाई प्रोजेक्ट में लग गया। तो इस तरीके की
बातें चलते हुए एक लेवल ऐसा हो जाता है कि फाइनेंशियल टाइटनेस इतनी हो जाती है कि डिफॉल्ट शुरू हो जाती है कंपनीज में। और क्योंकि कहीं कहीं सिर्फ लैंड आई है, लाइसेंस नहीं आया या अप्रूवल्स फर्दर मिली नहीं है, तो प्रमोटर उससे रियलाइजेशन नहीं कर पाया, और फर्दर जहां पे कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट पैसा लिया हुआ है लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया क्योंकि वो पैसा कहीं और लग गया। तो इस तरीके के माहौल में क्या हो जाता है कि काफी कंपनीज डिफिकल्टीज में आ जाती हैं, और खास करके रियल एस्टेट कंपनीज में ये अक्सर देखा गया है। हाँ, कई लॉस आई हैं सब्सिक्वेंटली, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए रेरा आया है या आईबीसी आया है, बट ये सब जब तक आए हैं तब तक ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे और काफी पैसा इनमें इकट्ठा हुआ हुआ था। अब आप कहें कि इस पैसे का उन्होंने किस तरीके से उपयोग किया, वो तो फर्दर ऑडिट्स, और जब क्रिप आ गया है तो नेचुरली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हो सकता है फाइनेंशियल और इवन ट्रांजैक्शनल डिलीजेंस वगैरह करेंगे, तो डेफिनेटली फोरेंसिक डिलीजेंस तक भी बात जा सकती है। तो उससे काफी हद तक इस आईआरपी प्रक्रिया में, आई मीन क्रिप प्रक्रिया में निकल आना चाहिए। वेंकट सर, एक और चीज़ भी आपको पता है, जब मामला लीगल में चला जाता है थोड़ा लंबा भी खिंच जाता है, तो मेरे को थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं इस मामले के अंदर, क्योंकि कोर्ट में चला जाना होगा, अब तो एफआईआर भी हो गई है और मामला पूरा स्टक हो गया, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो लीगली कितना टाइम लग जाता है? आपके पास तो काफ़ी एक्सपीरियंस है समझने का, जानने का, हम किस पुराने एग्जाम्पल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं? डीपी जी देखिए, आम्रपाली से अच्छा बेटर एग्जांपल, क्योंकि आम्रपाली कंप्लीटली डिफरेंट पुटिंग पे है, वो आईबीसी प्रक्रिया के थ्रू नहीं गया, वो एक रिट के थ्रू गया, क्रिमिनल रिट वगैरह के थ्रू, उसे रहने दीजिए। इसमें आप बेटर समझ सकते हैं जयप्रकाश इंफ्रा को, अगर आप जिल को अगर हम एक एग्जांपल बनाए तो वो हमें जेपी इंफ्रा हमें ज्यादा इजी रहेगा समझने में। जेपी इंफ्रा में भी ऐसे ही है, जेपी इंफ्रा में भी कई तकरीबन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 25-30 हजार होम बायर्स थे जिनके कई सारे प्रोजेक्ट स्टकअप थे। अब एक सुरक्षा करके कंपनी आई है, वो कंपनी ने टेक ओवर किया है, अब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पे चली है। प्रक्रिया काफी लंबा चला है। अगर मुझे सही से ध्यान हो कि मेरे ख्याल से 2017-18 में ये चालू हुआ था, क्योंकि एक अमेंडमेंट भी आई थी 17 में जिसमें होम बायर्स को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो वहां चलते उससे पहले से ये चला हुआ था, और वो चलते चलते आप समझ लीजिए तकरीबन 2024 के करीब में ये प्रक्रिया एक्चुअली सीरियस लेवल में कोई नया आदमी आके चालू किया है, तो वो 6-7 साल से देखिए बंद ही रहा है। अब इस समय से आगे अब रेरा रजिस्ट्रेशन दोबारा रिवाइव हुए हैं, अब आगे बढ़ रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। कोई प्रोजेक्ट 6 महीने का टाइमलाइन है, कोई प्रोजेक्ट 3 साल का भी टाइमलाइन है। तो बट पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रही है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में इतनी वायबिलिटी है उस कंपनी में कि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। लोगों को अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और प्रोजेक्ट अपने अपने यूनिट्स मिलने की संभावना दिख रही है। वेंकट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अंसल एपीआई वाले मैटर्स को काफ़ी अच्छे से समझाया कि इसमें एक्चुअली में जो 7,000 इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। हम जितनी कोशिश कर सकेंगे उतनी कोशिश करेंगे ताकि आपके पैसे ना केवल जल्दी मिलें बल्कि सुरक्षित तौर पे आपके पैसे आप तक आ जाएं। इसी कड़ी के अंदर आज हमने शुरुआत की है। इस अंसल एपीआई वाले मैटर को हम आगे भी उठाएंगे और आपके सामने बात रखते चलेंगे। अब मैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रहा हूँ। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अनुराग जुड़ रहे हैं ताकि आपको थोड़ा गाइड कर पाएँ कि हाई कोर्ट का ऐसा कौन सा फैसला आया है जिस फैसले की वजह से नवी मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास एकदम से खलबली सी मच गई है। पहले पूरे मामले को एक बार जान लीजिए। अनुराग आपको बहुत तरीके से सलीके से सारी बात नोटिस करवा देंगे। अनुराग, बताएं आप। नवी मुंबई एयरपोर्ट को शुरू होने में अभी कुछ वक्त है। जो उद्घाटन है वो प्रस्तावित है नवी मुंबई एयरपोर्ट का, लेकिन उससे पहले एक बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जो कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से के करीब की जो जमीन है 200 से 300 मीटर नवी मुंबई एयरपोर्ट की जो विसिनिटी है उससे जो जुड़ी हुई जमीन है, वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो एक ऑर्डर दिया गया है जहां पर लैंड एक्विजिशन किया गया था, और उस लैंड एक्विजिशन के विरोध में जो किसान थे वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और 2018 के अंदर उस लैंड एक्विजिशन पर स्टे लगाया गया था। लेकिन अब जो है उस लैंड एक्विजिशन को रद्द किया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट को डेवलप करने वाली जो अथॉरिटी है सिडको के द्वारा वो लैंड एक्विजिशन किया गया था, और उसमें जो लैंड एक्विजिशन कानून है उसमें जो सेक्शन 5A है जिसके अंतर्गत जिसकी भी जमीन एक्वायर की जाती है तो उसे
एक अपील करने का मौका दिया जाता है, वो नहीं दिया गया था। इसी शिकायत को लेकर जो किसान है वो कोर्ट पहुंचे थे। 2018 के अंदर उस पर स्टे लगा दिया गया था कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस पूरी एक्विजिशन को रद्द कर दिया है। हालांकि जो कुल जमीन जो रद्द की गई है वो मिला के करीब 10 से 15 हेक्टेयर की जमीन ही है, ज्यादा जमीन नहीं है। लेकिन वो जो जमीन है वो कुछ पैचेज में शामिल है, जहां पर नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जो 3-4 टाउनशिप आई है जहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया था, और उन इलाकों से जुड़ी हुई, उन सेक्टर से जुड़ी हुई, 4 सेक्टर से जुड़ी हुई ये जमीन है। और वो महत्वपूर्ण जमीन इसलिए भी है क्योंकि अगर जो टाउनशिप से जुड़ी हुई ड्रेनेज सिस्टम बनना है या फिर कोई और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, सड़क बननी है, उन सड़क के बनने के लिए वो जमीन को एक्वायर करना काफी जरूरी है। लेकिन अब हाईकोर्ट के द्वारा उसका एक्विजिशन रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि प्रोसीजरल जो नियम थे एक्वायर करने के जमीन को फॉलो नहीं किए गए, प्रोसीजरल लैप्सेस थे, कंप्लायंस था वो पूरा नहीं हुआ। इन चीजों को देखते हुए जो किसानों के द्वारा मांग की गई थी, चुनिंदा किसान थे जिनकी लैंड एक्वायर की गई थी, वो कैंसिल की है। तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा रियल एस्टेट के ऊपर, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का रियल एस्टेट है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लैंड पार्सल्स थे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जहां पर जो टाउनशिप आई है या जो प्लान की गई है, तो इन चुनिंदा लैंड पार्सल्स के बिना वो पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि जो उस इलाके की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिडको के द्वारा कोर्ट में दलील दी गई कि इसे कैंसिल नहीं किया जाए, इसे पॉज किया जाए, लेकिन जो कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि लैंड एक्विजिशन जो किया गया था उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस थे, प्रक्रियाओं का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ, और इसी को देखते हुए जो चुनिंदा लैंड पार्सल्स हैं जो एक्वायर किए गए थे नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास की जगह पे ही, करीब 200 से 300 मीटर की इलाके के अंदर जिनका अधिग्रहण किया गया था, उसे अब बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा कैंसिल किया गया है। अनुराग, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक इंपॉर्टेंट मैं लाइन आपके सामने और रख देता हूं। जेवर एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट के बाद जाके उसका काम शुरू हुआ, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के अंदर 80 अप्रैल के अंदर, इसी साल के अप्रैल के अंदर फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग होना शुरू हो जाएगा। हालांकि नवी मुंबई में अभी भी ये थोड़ा दूर लग रहा है। तो इससे साफ पता लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो हों, लेकिन उसके अंदर अगर रेड टेपिज्म रहेगा, लाल फीताशाही रहेगी, तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए प्रोजेक्ट बने, जल्दी बने, स्पीड से बने और जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एनआरॉक की जो रिपोर्ट आई है, 4.5 लाख यूनिट जो देश में बिकी हैं, उसके अंदर किसने कितनी बाजी मारी है, ये आपके सामने रखेंगे। साथ ही मैसूर अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, बेंगलुरु के इस कंजेशन से परेशान हो गए हैं और जाम से परेशान हो गए हैं, तो क्या आप सही सोच रहे हैं, इसके बारे में बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और इस बीच मेरे साथ अब एनआरॉक के वाइस चेयरपर्सन संतोष कुमार जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो जो आपकी रिपोर्ट आई है, 4.5 लाख यूनिट बेची गई, 42% ऑफ द यूनिट्स सिर्फ 7 सिटीज़ में बिक गई। इसका मतलब देश का आधी यूनिट जितनी भी लॉन्च हुई सिर्फ 7 शहरों में ग्रोथ है क्या? दूसरे शहरों का पाई छोटा है? जरा पूरा रिपोर्ट का सिनेप्सिस हमको बताइए। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, किस चीज पे ज्यादा फोकस है सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जो रिपोर्ट हमने निकाला है, ये टॉप 7 सिटीज की रिपोर्ट है, जो कि 2024 में जो टोटल होम सोल्ड है, जो कि करीब करीब 4.60 लाख यूनिट्स है, उसमें 42% जो है वो फ्रेश लॉन्च में से सेल हुआ है। अगर आप देखोगे कि कौन सा सिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें बैंगलोर एंड चेन्नई
has got a highest contribution on the fresh launches and simultaneously कोलकाता सबसे लोएस्ट है। बट आप ये कह सकते हैं साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जो है, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, वहां पे जो है हाईएस्ट न्यू लॉन्चेस सेल्स जो है इन सिटीज में हुई है। ये इसकी जो है ब्रीफ में अगर एक तरह से देखा जाए तो ये समरी है। संतोष जी, ये बात तो ठीक है, चलो इन 7 शहरों में करीब 42% माल बिक गया, लेकिन अभी भी वैल्यू हंटिंग तो होती ही है। रियल एस्टेट के काफ़ी इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो दिल्ली में रहते हैं और मुंबई की प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, बेंगलुरु की प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। आप किस रिपोर्ट में आप मेरे को वैल्यू फॉर मनी वाला सिटी बता सकते हैं जहां पर अभी भी गुंजाइश है कि हाँ यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है, कि इन्वेस्टर वहां पे पैसा लगाए तो पैसे बनेंगे? अगर आप देखा जाए तो आपने जैसा ही बोला कि रियल एस्टेट सेल जो है एवरी क्वार्टरली जो है बढ़ता जा रहा है, एवरी ईयर बढ़ रही थी। तो अगर इस साल का देखा जाए तो अगर हम एज कंपेयर टू लास्ट ईयर देखा जाए, करीब करीब 4% नंबर ऑफ यूनिट्स में जो है लो ही है सेल्स। बट अगर आप प्राइस में देखोगे या सेल्स वैल्यू में देखोगे, करीब करीब 16% की ग्रोथ हुई है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि कौन से सिटीज में आज भी अच्छी खासी एप्रिसिएशन होने के पोटेंशियल है, तो आप साउथ इंडिया में बहुत अच्छी मार्केट है, बैंगलोर कंसिस्टेंटली ग्रोथ देते हुए आ रही है। अगर हम एनसीआर के अंदर देखेंगे, नोएडा मार्केट में अभी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पोटेंशियल है ग्रोथ आने के लिए। सिमिलरली अगर आप गुड़गांव में देखोगे तो गुड़गांव के अंदर भी जो है बहुत अच्छी, द्वारका एक्सप्रेसवे में जिस तरीके की नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद अच्छी लोगों का जो है टेस्ट उस तरह का बढ़ी है और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्रिएशन हुई है। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना है, जब आप ये रिपोर्ट बना रहे होंगे तो आपने और फाइन ट्यून किया होगा और ये भी पता किया होगा कि आखिरकार कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही हैं। क्या प्लॉट बिक रहे हैं, क्या फ्लैट बिक रहे हैं, क्या लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी ऐसी चीजें अभी भी बिक रही हैं? ये थोड़ा बताइए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी तो दूर छूट गई है। अब ये सेगमेंट से भी जज होता है कि सोसाइटी के पास कितना पैसा है और वो कैसे खर्च कर रहे हैं। तो आपकी रिपोर्ट में अगर आपने एनालिसिस किया तो थोड़ा इसके बारे में भी गाइड कीजिए। अगर आप देखोगे ये जो रिपोर्ट है, ये सेल्स फिगर है, इसमें मेजॉरिटी जो है मिड सेगमेंट की मैं बता सकता हूँ कि मिड से थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट के अंदर के बहुत सारे कंपोनेंट आती है। एंड अल्ट्रा सेगमेंट जो है आप ये कह सकते हो 10% की करीब करीब जो है सेल्स जो है अल्ट्रा सेगमेंट में भी है। बट मेजॉरिटी जो है मिड टू प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हुई है। एंड वही सीन हुआ, अगर आप देखेंगे ट्रेंड एक जो आ रही है कि लोगों को जो है पोस्ट कोविड के बाद लार्जर अपार्टमेंट की जरूरत थी, जो कि डेवलपर्स ने पूरे किया। जैसे जैसे मार्केट में जो डिमांड आई कस्टमर की वजह से, तो डेवलपर ने उसको जो आंसर करने के लिए ज्यादा एरिया वाला अपार्टमेंट क्रिएट किया। प्राइसेस भी बढ़ी है, हर एक मार्केट में अगर आप देखोगे प्राइसेस भी बढ़ी हुई है, उसी तरफ से आपका साइजेस बढ़ गई है। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो संतोष कुमार, वाइस चेयरपर्सन एनारॉक, हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने आपको पूरा रिपोर्ट भी अपनी बताई और इसके स्नैपशॉट्स बताए, और इससे समझ में आया कि अभी भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है चेन्नई के अंदर, अभी गुंजाइश है बेंगलुरु के अंदर। अगर आप सदर्न मार्केट्स देख रहे हैं, ईस्टर्न मार्केट्स देख रहे हैं, तो कोलकाता के अंदर अभी काफ़ी गुंजाइश है, और नोएडा के अंदर भी अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कि जहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक अच्छा सौदा बन सकता है 2025 के अंदर भी। अब मैं अपने एक और मेहमान को अपने साथ जोड़ूंगा, और उनका नाम है बीसीडी ग्रुप से अश्विंदर जी। उनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं जहाँ वो खुद बैठे हुए हैं, वो बैठे बेंगलुरु में, और हम बातचीत करें कि बेंगलुरु को रिप्लेस कर सकता है मैसूर। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक नया एक्सप्रेसवे बना, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, काफ़ी शानदार एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इससे पूरे के पूरे शहर की डेमोग्राफी भी चेंज हो सकती है। अश्विंदर, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बिल्कुल बेसिक से सवाल सर, बेंगलुरु के अंदर जाम है, कंजेशन है, ऑल दो बिजनेस भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मैसूर इसको रिप्लेस कर सकता है? क्या मैसूर बेंगलोर का एक्सटेंशन बन सकता है?
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ऑलवेज डिम्पी। अब इसका आंसर एक ही है कि जैसे बॉम्बे को पूना नहीं रिप्लेस कर सकता है, बट पूना आज की डेट में अपने आप में टॉप 7 सिटीज के अंदर आ गया है। और फाइनली ये कनेक्टिविटी बूम है, और जो एक्सप्रेसवे कनेक्ट हुआ है बैंगलोर और मैसूर के अंदर, ये डेफिनेटली इंश्योर करेगा कि मैसूर कैन बिकम द न्यू पूना। और दिस इज वेरी बिग बिकॉज 4-5 चीजें हैं मैसूर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, सबसे पहला है मैसूर के अंदर एक मास्टर प्लानिंग हो रही है अगले 50 साल की, जहां पर अथॉरिटीज डेवलप कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट कि किस तरह से मैसूर को ग्रो करना है और इंश्योर करना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो, स्ट्रेटेजिक अर्बन डेवलपमेंट हो, और जो गलतियां बैंगलोर में हो गई थी वो वहां पर नहीं हो। नंबर 2 है मैसूर के अंदर ईयर राउंड टूरिज्म होता है, उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जिससे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगा। तीसरा है कि जैसे मैंने आपको बोला, अर्बन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कैसे करें, और मैसूर इस समय वर्ल्ड बैंक से फंडिंग की भी डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर वो इको फ्रेंडली अर्बन प्रोजेक्ट्स लेके आना चाहते हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी आए। चौथा है आउटस्कर्ट प्लानिंग के ऊपर इस समय बहुत काम हो रहा है मैसूर के अंदर, जो सिटी की ज्यूरिसडिक्शन के आसपास हो, वहां पर एक्सपैंड करे और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। सर एक चीज़ आपसे और जाननी है, मैं देख रहा था एक रिपोर्ट के तहत वहाँ पे तो रेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं मैसूर में, तो प्रॉपर्टी के दाम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो जो लोग अपना मन बना भी लें किसी तरह से कि चले ठीक है बेंगलुरु में नहीं रहते मैसूर में रहते हैं, रोज़ के ट्रैवल भी कर लेंगे या वहाँ पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या वो सही डिसीजन ले रहे हैं? थोड़ी प्रॉपर्टी के दाम और रेंटल के दाम खिंच चुके हैं सर। बहुत बहुत 10 से 15% ईयर ऑन ईयर हाउसिंग प्राइसेस के अंदर ग्रोथ है। प्रीमियम रेंटल लोकेशंस जो है वो 40 से 50% बढ़ गई हैं। वहां पर लोकेशंस हैं कुवेम्पू नगर, विजयनगर, बोगाडी, जहां पर होम बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ये जो जीसीसी की बात हो रही है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात हो रही है, विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, और जिस तरह से जो रश है बैंगलोर का वो बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, ये कनेक्टिविटी आने से मुझे लगता है कि ग्रोथ जो है काफी कंसिस्टेंट रहेगी। 10 से 12% नहीं रहेगी तो 7 से 8% रहेगी, क्योंकि 50% का इंक्रीज इन रेंटल यील्ड अगर आप मैसूर के अंदर एक अच्छी जगह में 50-60 हजार का किराया दे रहे हैं 3 बेडरूम के लिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 साल जिस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रियल एस्टेट के अंदर, जॉब क्रिएशंस के अंदर, अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहे, अगर ये ग्रोथ भी अगर 10 से 15% की प्राइस इंक्रीज ना हो डिम्पी, 6 से 8% की भी हो, तो उससे 4-5 साल में काफी ग्रोथ मिल जाती है। अश्विंदर एक आखिरी क्वेश्चन। अश्विंदर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हमेशा की तरह अपने काफ़ी अच्छी हमको इंसाइट्स दी हैं।